हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा की बात करें कि आखिर ये वायुमंडलीय दबाव है क्या। तो आपको पता है कि अर्थ हमारी है और अर्थ के चारों तरफ एक वायु का घेरा है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही पृथ्वी से चिपका हुआ है। एक बहुत मोटी परत है जिसको वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किन चीज़ों से बना है, इसको पीछे एक चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है, उसमें धूल है, धुआं है, जलवाष्प है इत्यादि बहुत से अवयव इस वायु में पाए जाते हैं। अब अगर इस वायु में इतने सारे कण हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल इनके ऊपर काम करेगा और गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसमें भार होगा, वजन होगा और उस वजन की वजह से यह पृथ्वी पर एक प्रेशर बनाएगा, एक दबाव बनाएगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण वायुमंडल पृथ्वी की तरफ खींचेगा, यानी कि उसमें भार उत्पन्न होगा। किसी द्रव्यमान में भार कब होता है? जब गुरुत्वाकर्षण उसको खींचता है, इस वजह से ही भार होता है। इसीलिए आप अगर साइंस में आप पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार 100 किलो है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से है। अब अगर उसी वस्तु को दूसरे किसी ग्रह पे ले जाओगे तो अगर वहाँ गुरुत्वाकर्षण कम है तो उतना ही द्रव्यमान होने के बावजूद भी उस वस्तु का भार उस ग्रह पर, जैसे चंद्रमा उपग्रह पे चले गए या मंगल पे चले गए, तो उस वस्तु का भार जो है वो कम हो जाएगा, उसी अनुपात में कम हो जाएगा। और अगर किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से ज़्यादा है तो वहाँ पर उतने ही द्रव्यमान का भार जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो वायुमंडल में भार क्यों है? क्योंकि वायुमंडल में द्रव्यमान है और उस द्रव्यमान को गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से उसमें भार है। और जिस भी वस्तु में भार होगा वह एक दबाव डालेगी और उसी को जो है दाब कहा जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब की परिभाषा आप लिखेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर। अब देखिए, जब भी किसी चीज़ की गणना की जाती है तो किसी पार्टिकुलर एरिया पे किया जाता है। तो मान लिया गया कि एक एरिया है, एक इकाई क्षेत्रफल है ये, यानी कि आप मान सकते हो कि चलो 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है कोई, वहाँ पे हम गणना करें तभी तो परिभाषा बना पाएंगे या पूरी पृथ्वी की बात करने लगेंगे। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के स्तंभ के द्वारा डाला गया भार वायुमंडलीय दाब कहलाता है। यानी कि जितने एरिया की बात की जा रही है, मान लेते हैं इतने एरिया की बात की जा रही है 1 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर वायु का एक स्तंभ होगा, यही 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, पूरा वायुमंडल का एक पिलर, जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक की टोटल हवा जितना प्रेशर डालेगी इस एरिया पर उसी को क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा आपकी बन गई। इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे? प्रति इकाई, अगर 1 सेंटीमीटर पे निकाल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ, अब उतने ही क्षेत्रफल का पूरा एक वायु का स्तंभ इस तरह से पिलर बनेगा उतने एरिया का, उसका वजन वायु स्तंभ द्वारा डाला गया भार प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ द्वारा डाला गया भार क्या है? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वायुमंडल के घटकों के द्वारा डाला गया दाब, यानी वायु में जो भी घटक हैं वो सब उसी में आ गए। तो अब जैसे कि एक मनुष्य है, ये एक मनुष्य है, ये अब इसका ये सर है, तो आप कह सकते हो कि सर के ऊपर भी तो वायु लादे हुआ है, वो पूरे शरीर पे हवा का प्रेशर है। तो एक स्तंभ, यानी कि अगर इसके सर पे हम गणना करें कि इसके सर पे वायु
का कितना प्रेशर है, वायुमंडल का कितना प्रेशर है, तो जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है उस पे टोटल एक वायु का एक स्तंभ है। और कहाँ तक वो पिलर है, जहाँ तक वायुमंडल है। आप कमेंट करके बताइए कि वायुमंडल की मानक ऊंचाई कहाँ तक मानी जाती है। वायुमंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सर पे वो एक वायु का पूरा एक पिलर लादे हुए है अपने ऊपर, और वो वायु कुछ न कुछ वजन रखती है क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण लग रहा है। तो उस वजन के कारण इसके सर पर एक दबाव पड़ता है। जैसे आप अपने सर पे एक वजन रखते हैं तो उसे ही वायुमंडली दबाव कहा जाता है। अब अगर इस व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया जाए, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति एक कमरे में आ गया, तो क्या इसके सर पर अब भी उतना ही वायुमंडलीय दबाव है या घट गया या बढ़ गया? अगर व्यक्ति उसी स्थान पर है, सिर्फ वो कमरे के बाहर था फिर कमरे के अंदर चला गया, तो क्या वायुमंडलीय दाब बदल जाएगा या नहीं बदल जाएगा? तो लगता तो ये है कि अब तो दाब छत पे आ गया, अब इसके सर पे तो सिर्फ जो कमरे में हवा है उतनी ही प्रेशर है, तो दाब कम हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो चारों तरफ से होता है। इस वजह से बीच में छत आ जाने की वजह से आप ये नहीं कहोगे कि वायुमंडलीय दाब कम हो गया, अब भी उसके शरीर पे वायु का उतना ही प्रेशर है। तो ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब की परिभाषा, और इसको आपने समझ भी लिया कि आप वायु स्तंभ से ये भ्रमित न होइएगा कि रूम के अंदर जाने पर वायु का प्रेशर आपके ऊपर कम पड़ जाएगा। प्रेशर तभी कम पड़ेगा जब या तो स्थान बदलेंगे, जहाँ पर वायु की डेंसिटी, वायु का तापमान इत्यादि चीज़ें, फैक्टर्स बदल जाएंगे तो वायु दाब बदल जाएगा। अब इसको कैसे मापते हैं, वायुमंडलीय दाब का मापन कैसे ही होता है, इसको कैसे मापेंगे, मापन मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो दाब को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर, इसको कहते हैं वायु दाब मापी। वायु दाब मापी, दो प्रकार के वायु दाब मापी प्रयोग किए जाते हैं। एक साधारण, जिसको मरकरी वायु दाब मापी कहा जाता है, जिसमें मरकरी का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं मरकरी या साधारण वायु दाब मापी या साधारण बैरोमीटर। बैरोमीटर, साधारण बैरोमीटर को मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं। इसमें मरकरी यानी पारा का प्रयोग किया जाता है, तो इसको मरकरी बैरोमीटर की जगह आप वायु दाब मापी भी लिख सकते हैं। बैरोमीटर की हिंदी वायु दाब मापी ही होता है, तो इसको मरकरी बैरोमीटर भी कहते हैं। इसको 14 भी कहते हैं, इसको 14 बैरोमीटर भी कहा जाता है। बैरोमीटर, कई नाम हैं इसके। जो दूसरा होता है ये एक ही है। जो दूसरा होता है वो निर्द्रव बैरोमीटर होता है, यानी उसमें जो है मरकरी का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको कहते हैं हिंदी में निर्द्रव बैरोमीटर। एनीरॉइड बैरोमीटर। तो दो हो गए, एक तो 14 और एक एनीरॉइड। दो प्रकार के बैरोमीटर प्रयोग किए जाते हैं, और भी यंत्र हैं बैरोमीटर से रिलेटेड। इनसे जो है वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। अब किस इकाई में मापते हैं, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो जो है वायु दाब की इकाई क्या है? वायु दाब के मापन की इकाई, वैसे तो कई पैमानों में वायु दाब को मापा जाता है, लेकिन जो सबसे प्रचलित और लोकप्रिय पैमाना है वो है मिलीबार। MB इसको बोला जाता है, MB, यानी कि कहीं पर कितना वायुमंडलीय प्रेशर है उसको MB में दर्शाते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि यहाँ पर 1000 मिलीबार वायु प्रेशर है, वायु का दाब है, या 950 मिलीबार वायु दाब है। तो वायु दाब का मापन आपने देख लिया, बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है, मिलीबार में नापा जाता है। अब वायु दाब क्या डिसाइड करता है, हम क्यों पढ़ रहे हैं वायु दाब को? तो वायु दाब जो है वो हवाओं को डिसाइड करता है।
वर्षण को डिसाइड करता है। जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं क्षुभ मंडल में, उनके होने के पीछे वायुमंडलीय दाब एक बहुत प्रमुख फैक्टर है। तो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो इन सब चीज़ों को डिसाइड करता है। अच्छा, ये बैरोमीटर कैसे काम करता है, इसको मिलीबार को भी समझ लीजिए आप कि मिलीबार किसको कहते हैं। एक मिलीबार क्या होता है, एक MB, अब MB ये मेगाबाइट कंप्यूटर वाला नहीं है, यहाँ पर MB का मतलब मिलीबार है। एक MB क्या होता है, तो जैसा भी हमने बताया था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल के स्तंभ के द्वारा डाला गया भार वायुमंडलीय दाब होता है। तो अगर कहा जाए कि किसी स्थान पर 1 मिलीबार दाब है, हालांकि 1 मिलीबार दाब वायुमंडल का नहीं होगा, कहीं पर 900 से 1000 के बीच में वैरी करेगा। तो 1 मिलीबार दाब जो है वो कितना होता है, तो 1 मिलीबार दाब का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ का भार 1 ग्राम है। अगर 1 ग्राम, तो कहा जाएगा कि वहाँ पर जो प्रेशर है वो 1 मिलीबार है। अब समुद्र तल पे जब नापा गया 45 डिग्री अक्षांश के आसपास 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, देखो ये कंडीशंस जानना जरूरी है क्योंकि हर स्थान पर सिचुएशन अलग हो जाती है और तापमान घटने बढ़ने से दाब घट बढ़ जाता है वायु का। इसीलिए जो मापन किया गया वो अगर समुद्र तल पे देखा जाए, समुद्र तल सी लेवल पर, अब यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये मापा गया है और ये 45 डिग्री अक्षांश पर वहाँ पर ये मापन किया गया है। अगर अक्षांश बदल देंगे, अगर तापमान बदल देंगे तो फिर ये जो रीडिंग है वो बदल जाएगी। तो समुद्र तल पर कितना, जो मानक है, जो माना जाता है कि समुद्र तल पर वायु का दाब कितना होता है, तो समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब कितना है, वायुमंडलीय दाब 1013.25 मिलीबार होता है। अगर कभी क्वेश्चन आपसे आता है कि हमारी पृथ्वी पर मानक जो रखा गया है, जो समुद्र तल पर वायुदाब कितना है, तो समुद्र तल पर सबसे ज़्यादा वायुदाब होता है। अभी इसको हम देखेंगे कि समुद्र तल पर स्थल से ज़्यादा वायुदाब क्यों होता है। तो वो कितना होता है, 1013.25 MB, और ये जो है 76 सेंटीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। इस चीज़ को भी कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो 1013.25 MB ये पारे के 76 सेंटीमीटर स्तंभ के बराबर होता है। अब ये क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझ लें कि 76 सेंटीमीटर वाली क्या बात है। तो कोई विशेष बात नहीं है, सिर्फ मापन, जैसे हमने बताया ना कि वायु दाब का मापन जो है बैरोमीटर से किया जाता है। तो जो मरकरी वाला बैरोमीटर होता है, आपने थर्मामीटर देखा होगा, थर्मामीटर इस तरह से होता है एक, और यहाँ नीचे उसमें मरकरी पारा भरा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा फैलता है और पारा इस नली में ऊपर चढ़ता है। इस तरह से उसको कहीं और भागने की जगह नहीं मिलेगी, तो इधर जो है पाइप होती है, इसी में ये ऊपर चढ़ता है। तो उसमें रीडिंग्स बनी होती हैं कि कितना ताप होगा तो कहाँ तक ये चढ़ जाएगा, उसी अनुसार उसकी मापन कर लेते हैं कि अगर हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है तो फिर वो रीडिंग और ऊपर चली जाती है, तो उससे पता चल जाता है। वैसे ही ये जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर जो है इस तरह से होता है, ये काफ़ी ऊंचा होता है यंत्र है। इस तरह से इसमें एक ऊपर पाइप होती है और नीचे जो है इस तरह से उसमें मरकरी भरा होता है। अब वायुमंडल में कहीं भी अगर आपको दाब का मापन करना है तो बैरोमीटर वहाँ पर ले जाके रखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि वायुमंडल अगर प्रेशर लगाएगा तो इस पर इस तरह से वायुमंडल का प्रेशर लगेगा, और अगर प्रेशर लगेगा तो फिर वो पारा इस पाइप में ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा पाइप में, क्योंकि यहाँ से दबाव पड़ेगा तो ये पारा इसमें ऊपर चढ़ जाएगा। और ऊपर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीडिंग लिखी हुई हैं कि कहाँ पर
कितने सेंटीमीटर पर कितना चढ़ जाए तो उसको कितना दाब मानते हैं। तो 76 सेंटीमीटर, ये 76 सेंटीमीटर वाली जो लाइन है, इतना समुद्र तल पे जब इसको ले जाया गया तो ये जो पारे की ऊंचाई है वो 76 सेंटीमीटर तक पहुंची, और यही 76 सेंटीमीटर जो है वो 1013.25 मिलीबार हुआ मापन में। यानी कि आप इसको कह सकते हैं पारे स्तंभ का 76 सेंटीमीटर, या फिर आप मिलीबार इसको कहेंगे 1013.25 मिलीबार, ये उसके बराबर है। तो ये हो गया आपका वायुमंडलीय दबाव का मापन, ऐसे किया जाता है। अब हम बात कर रहे थे कि हम वायुमंडलीय दाब को पढ़ रहे हैं, इसका हमारे क्लाइमेटोलॉजी में क्या योगदान है, क्या चीज़ें इससे पता होती हैं और क्या इससे प्रभाव पड़ता है। तो यहीं से आपका एक बेसिक स्टार्ट हो रहा है कि वायुमंडलीय दाब जो है कैसे चीज़ों को प्रभावित करता है। तो देखिए, पवन, मेघ, वर्षा, तूफान आदि वायु दाब से कंट्रोल होते हैं, वायु दाब से नियंत्रित होते हैं तो आप समझ गए कि वायु दाब का मापन, वायु दाब का पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि पवन कैसे चलेंगी, मेघ कहाँ पहुँचेंगे, वर्षा कितनी होगी, तूफान कहाँ आएगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है कि वहाँ पर वायु का प्रेशर कितना है। जब आप क्लाइमेटोलॉजी में आगे या भारत का मानसून पढ़ेंगे या विश्व की जलवायु के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सब कुछ जो कुछ नियंत्रित हो रहा है वो पवनों की दिशा, यानी वायु किधर को चल रही है, वो कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, इस पर डिपेंड होता है। इसी से बादल एक स्थान दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं, और वायु कहाँ से आ रही है, इससे नमी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये सब कुछ डिसाइड होता है कि प्रेशर कहाँ पे कितना है। अगर हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है तो ये डिसाइड करता है कि पवन चलने की दिशा क्या होगी। तो पवन हो या मेघ हो, वर्षा हो, तूफान हो आदि का वायुमंडल के वायु दाब से ही इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे कि 2-3 एग्जाम्पल आप देखें, जैसे बैरोमीटर का गिरना, बैरोमीटर अगर आप वायुदाब नाप रहे हैं तो बैरोमीटर की जो रीडिंग है, जो पठन है, रीडिंग गिरना, इसका मतलब क्या होगा। यानी कि अगर पारा का स्तंभ है, रीडिंग का मतलब यह है कि पारा इसमें यहाँ तक था फिर नीचे आ गया। अगर बैरोमीटर की रीडिंग गिर रही है, नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर कम पड़ रहा है, वायुदाब कम है। तो बैरोमीटर की रीडिंग गिरने का मतलब होता है वायुमंडलीय दाब कम होना, इसका मतलब यही है। और इसका परिणाम ये होता है कि जहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होगा वहाँ पर हवाएं उस एरिया को फिल करने के लिए आने लगेंगी। देखिए, सीधा सा सिंपल सा रूल ये होता है कि अगर यहाँ पर लो प्रेशर है, किसी भी स्थान पर अगर वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है यानी लो प्रेशर बन रहा है, बैरोमीटर की रीडिंग गिरने का मतलब है वायुमंडल के दाब का कम होना, यानी कि लो प्रेशर डेवलप होना, लो प्रेशर बनेगा। तो जहाँ कहीं भी लो प्रेशर बन जाएगा तो वहाँ पर अन्य स्थानों से जहाँ पर हाई प्रेशर है, अगर किसी स्थान पर हाई प्रेशर है तो यहाँ से हवा लो प्रेशर की तरफ आने लगेगी और चारों तरफ से हवा उस गैप को भरने के लिए आ सकती है, किसी भी दिशा से आ सकती है। ये निर्भर करेगा कंडीशंस, हाई प्रेशर कहाँ है। तो इससे क्या होगा, उस स्थान पर तूफान और चक्रवात आने की संभावना बन जाती है। यानी कि वहाँ पर क्या होगा, तूफान या चक्रवात का संकेत है। ये क्वेश्चन सीधे आपसे पूछा जाएगा कि इसका क्या संकेत है। ये अगर बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर जा रही है, किसी स्थान पे अगर आप नाप रहे हैं बैरोमीटर रख करके और बैरोमीटर की रीडिंग उठना यानी कि ऊपर जा रही है, ऊपर बढ़ रही है धीरे धीरे, आपने नापा देखा थोड़ा था फिर और ऊपर गया और यानी प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि दाब बढ़ रहा है, वायुमंडलीय दाब बढ़ना, वायुमंडलीय दाब बढ़ना, हाई प्रेशर बन रहा है वहाँ पे। तो अगर किसी स्थान पर हाई प्रेशर होगा तो वहाँ से हवाएं लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाएंगी, यानी कि यहाँ से हवाएं जो हैं वो चारों तरफ बाहर चली जाएंगी, जिधर भी उनको लो प्रेशर मिल रहा है, निर्भर करेगा सिचुएशन पे, उस तरफ हवाएं चली जाएंगी। और ये बताता है कि प्रतिचक्रवाती दशाएं बनेंगी और साफ मौसम का संकेत है। ये किस चीज़ का संकेत है? ये साफ मौसम, साफ मौसम, या आप इसको प्रतिचक्रवाती दशाएं कह सकते हैं, एंटी साइक्लोन, प्रतिचक्रवात का संकेत। अब अगर किसी स्थान पे बैरोमीटर आपने रखा तो पहले वहाँ पर प्रेशर गिरे और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे, तो ये संकेत होता है कि वहाँ पर वर्षा होने वाली है। ये वर्षा का संकेत है। बैरोमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा? जहाँ पे वर्षा होने वाली होगी वहाँ पे बैरोमीटर रीडिंग दिखाएगा। देखो पहले तो गिरेगा, बैरोमीटर की रीडिंग यानी पठन, पठन भी कह सकते हैं इसको, का गिरना, पहले वहाँ पे डाउन होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ना, फिर जो है धीरे धीरे प्रेशर ऊपर जाने लगा, फिर धीरे धीरे बढ़ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखिए पहले रीडिंग गिरी है, इसका मतलब पहले वायुमंडलीय दाब कम हो रहा था, उसके बाद में धीरे धीरे रीडिंग बढ़ने लगी, यानी वहाँ पे वायु प्रेशर बढ़ने लगा, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वर्षा के संकेत हैं। ये क्या है? वर्षा के संकेत। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए, बाकी आप धीरे धीरे आगे जब वायुमंडलीय प्रेशर बेल्ट्स वगैरह पढ़ेंगे, प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं, हवाओं पवनों का मोमेंट कैसे होता है और कैसे वर्षा वगैरह होती है, तो वहाँ पे और ज़्यादा आपको क्लियर होता चले जाएगा कि वायुमंडलीय प्रेशर किस प्रकार से हमारे क्लाइमेट को नियंत्रित करता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने आपको बताए कि वायुमंडल का दबाव जो है किस प्रकार से डिसाइड करता है कि मौसम क्या होगा। चलिए बात करते हैं कि वायुमंडल के जो दबाव का वितरण है इसका अध्ययन कैसे करेंगे, यानी पृथ्वी पर क्या हर एक स्थान पर वायुमंडल के दबाव एक ही जैसे हैं या कुछ इसमें अंतर होता है। जैसे ताप आपने देखा था कि हर एक स्थान पर ताप एक जैसा नहीं होता है पृथ्वी पर, तो क्या हर एक स्थान पर दाब भी एक जैसा नहीं होता होगा? वितरण कैसे है और इसको कैसे अध्ययन करते हैं? तो समदाब रेखाएं खींची जाती हैं, आइसोबार्स, यानी कि समुद्र तल पर एक जैसे प्रेशर वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं, आइसोबार्स। ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि हम वायुमंडलीय प्रेशर समझ सकें कि कहाँ पर कितना है। जैसे कि हमने एक स्थान लिया, यहाँ पर मान लेते हैं कि 1000 मिलीबार प्रेशर है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है, यहाँ भी उतना है, तो इसको मिलाने वाली एक रेखा खींच दी गई, तो इसको कहा जाएगा समदाब रेखा। समदाब रेखा, आइसोबार, आइसोबार यानी कि जैसे समान ताप वाली रेखाएं बनाई गई थी, समताप रेखाएं आइसोथर्म्स, वैसे ही दाब को मिलाने वाली रेखाएं, और ये समुद्र तल पर दाब लिया जाएगा, आइसोबार्स प्रेशर। और इसमें जो है आप इन रेखाओं की स्थिति देख करके जो है बताएंगे कि वहाँ पर दाब कैसे परिवर्तित हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि समदाब रेखाएं निकट निकट आ रही, यहाँ पे आ गई आपकी 990, 980, 970 मिलीबार। इस तरह से प्रेशर की जो समदाब रेखाएं हैं यानी समान दाब वाली लाइनें हैं वो निकट निकट हैं, तुरंत यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे लाइनें चेंज हो रही हैं। 1000 मिलीबार वाली दाब वाली लाइन तुरंत निकट में ही 990 मिलीबार वाली लाइन, फिर उसके बाद तुरंत 980 मिलीबार वाली लाइन, फिर 970 मिलीबार वाली लाइन।
अगर निकट निकट हैं समदाब रेखाएं तो इसका मतलब होता है कि प्रेशर बहुत कम दूरी पर ही बदल जा रहा है, थोड़ा आगे जाने पर ही प्रेशर कम हो जा रहा है, फिर और जाते हैं और कम हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी प्रेशर डाउन हो रहा है कम दूरी चलने पर ही। तो इसका मतलब है कि दाब प्रवणता बहुत ज़्यादा है, प्रेशर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? दो स्थानों के बीच में जो दाब में अंतर होता है, यानी दाब के कम होने की जो दर होती है उसको प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1000 मिलीबार दाब है और इस लाइन पर 990 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है एक दाब कम होने की दर है और ये बहुत जल्दी जल्दी बदल रही है, कम कम दूरी जाने पर ही देखिए अंतर आ रहा है 10-10 मिलीबार का। तो यहाँ पर क्या है? दाब प्रवणता बहुत तीव्र है। और जितनी ज़्यादा दाब प्रवणता, या कह सकते हो बैरोमीटर का ढाल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है प्रेशर, ढाल है ये, इसको बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है, स्लोप। तो दाब प्रवणता बहुत ज़्यादा है तो पवन की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अगर यहाँ से हाई प्रेशर से कोई हवा चली तो यहाँ पे आई, फिर और आगे इस तरह से, फिर इस तरह से, तो पवन की स्पीड बहुत तीव्र होगी। और अगर वायु दाब की ये जो समदाब रेखाएं हैं वो दूर दूर हैं, यानी अब यहाँ आई अगली लाइन, उसके बाद काफ़ी आगे जाने पर अगली लाइन आई, यानी 960 यहाँ पर है, 950 यहाँ पर है, तो दूर दूर अगर लाइनें हैं तो इसका मतलब है कि दाब प्रवणता जो है वो बहुत धीमी है, यानी प्रेशर गिरने की दर जो है वो बहुत धीमी है, बहुत दूर जाने पर जाकर के अंतर आता है। तो फिर यहाँ पर पवन की स्पीड कितनी होगी? वायु चलने की गति जो है वो कम होगी, मंद होगी। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको सीखनी है, इस चीज़ को आशा है आप समझ गए होंगे। तो 2-3 पॉइंट आपको लिखने हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना है कि समदाब रेखाएं हैं क्या, फिर हम देखेंगे दाब प्रवणता क्या है, फिर हम देखेंगे दाब प्रवणता किस प्रकार से पवन के चलने की दिशा और स्पीड को तय करती है। तो पहले सबसे हम देखें समदाब रेखाएं क्या हैं। समदाब रेखाएं ये सब काल्पनिक हैं, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे बहुत सारी रेखाएं खींच दी गई हैं, अक्षांश, देशांतर, समताप रेखाएं, समदाब रेखाएं, तो ऐसे तो पूरी पृथ्वी को नेटवर्क बना देंगे आप। तो समदाब रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, माना जाता है कि यहाँ पर ऐसा प्रेशर लाइन है। समदाब रेखाएं क्या हैं? समुद्र तल पे, देखिए ये याद रखिएगा, समुद्र तल पे मापन हो रहा है, समुद्र तल पर समान दाब। तो आप कहोगे हर जगह पर तो समुद्र तल है नहीं, तो अगर ये समुद्र तल है, ये पहाड़ है, ये तो प्रेशर यहाँ पे नहीं, प्रेशर इस ऊंचाई पर नापेंगे। इसका मतलब है कि ऊंचाई का फर्क पड़ता है दाब पे। अभी इस पे भी हम बात करेंगे कि ऊंचे जाने पर दाब घट बढ़ जाता है, और जाहिर सी बात है ऊंचे जाने पर दाब कम पड़ जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। समुद्र तल पर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा। समदाब रेखा, आइसोबार्स समदाब रेखा कहा जाता है, समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अब इसमें 2 प्रॉपर्टी हमने बताई कि सबसे पहले दाब प्रवणता की बात कर लें, क्योंकि दाब प्रवणता ही बताना है आपको। दाब प्रवणता क्या है? दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट, ये सब टर्म्स इतना बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए, कहीं पर भी आगे जब ये टर्म आए तो बार बार इसको समझाना ना पड़े कि किस चीज़ की बात की जा रही है। दाब प्रवणता को आप कहते हैं बैरोमेट्रिक ढाल, इसको ये भी कहा जाता है बैरोमीट्रिक ढाल, यानी कि किसी एक तरफ बैरोमीट्रिक ढाल का मतलब है एक तरफ बैरोमीटर ऊंचा है, एक तरफ बैरोमीटर नीचा है। बैरोमीटर ऊंचा होने का मतलब है एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है, और जिधर बैरोमीटर नीचा है, नीचे होने का मतलब है कि प्रेशर कम है। तो ये ढाल हो गया ना, एक तरफ ऊंचा है बैरोमीटर, एक तरफ नीचा है, तो ये ढाल हो गया। तो बैरोमीट्रिक ढाल इसको कहा जाता है, इसको दाब प्रवणता कहते हैं। इसका मतलब है कि 2 स्थानों के मध्य
प्रेशर के जो अंतर होता है, यानी एक स्थान पर अगर उच्च प्रेशर है और दूसरे स्थान पर अगर कम प्रेशर है, तो प्रेशर घटने की जो दर होती है उसको दाब प्रवणता कहा जाता है। तो दो स्थानों के मध्य, इसकी परिभाषा या आप कैसे समझेंगे, दो स्थानों के मध्य दाब के कम होने की दर, कम होने की दर इसको कहते हैं दाब प्रवणता, ढाल प्रवणता। ऐसे ही ताप प्रवणता आपको बताया था कि दो स्थानों में ताप कम होने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं, उसी प्रकार से दाब कम होने वाले कंडीशंस को दाब प्रवणता कहते हैं। तो अब दाब प्रवणता ही डिसाइड करता है कि हवा की दिशा क्या होगी। या दाब प्रवणता अगर है तो इसका मतलब है कि दो स्थानों पर दाब में अंतर होना जरूरी है, तभी तो दाब प्रवणता बनेगी। एक स्थान पे ज़्यादा दाब होगा, एक स्थान पे कम दाब होगा। तो पवन की दिशा क्या होगी, मान लेते हैं कि एक ये स्थान है तो ये हाई प्रेशर है और एक स्थान है जो लो प्रेशर है, यानी कम दाब है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ढाल है, दाब प्रवणता है, तो पवन की दिशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी। पवन की दिशा किधर को होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। जब भी क्लाइमेटोलॉजी में कहीं भी आप देखें कि कहीं पर उच्च दाब बन रहा है तो उस स्थान पर हवा आएगी नहीं, वहाँ से जाएगी, हमेशा वहाँ से हवा जाएगी, और जहाँ पे लो प्रेशर बन रहा होगा उधर को जाएगी हवा। तो पवन की दिशा क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब पवन की स्पीड क्या होगी, कितनी तेज चलेगी हवा, यह निर्भर करता है कि दाब प्रवणता कितनी ज़्यादा है। और हमने बताया कि जब निकट निकट आइसोबार्स होंगी इसका मतलब है दाब प्रवणता बहुत ज़्यादा है, और जब दूर दूर आइसोबार्स होंगी इसका मतलब है कि दाब प्रवणता कम है। तो दो शर्तें हैं जो आपसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि देखिए दो पॉइंट हैं, नज़दीक नज़दीक या पास पास, आप लिखिए पास पास समदाब रेखाएं, इसका मतलब क्या है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पास पास समदाब रेखाएं होने का अर्थ क्या है, दाब प्रवणता कम है, दाब प्रवणता ज़्यादा है, या जो भी और भी ऑप्शन दे। तो पास पास समदाब रेखाएं होने का मतलब है कि दाब प्रवणता, अभी आपको समझाए हैं इसको, अधिक है, अधिक है, उसी से प्रदर्शित होता है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 100 है और थोड़ा आप आगे बढ़े 90 आ गया तो अगली लाइन हो गई, थोड़ा आगे आप बढ़े तो 80 आ गया, और फिर थोड़ा आगे आप बढ़े तो 70 प्रेशर आ गया। इसका मतलब बहुत जल्दी जल्दी दाब बदल रहा है, तभी तो नई लाइन खींचनी पड़ रही है। अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर होता तो नई लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब है कि प्रेशर ग्रेडियंट, दाब गिरने की दर बहुत तेज है, तो हवा भी तेज चलेगी। तो पास पास समदाब रेखाएं का मतलब है दाब प्रवणता बहुत ज़्यादा है, और इसका परिणाम क्या होगा, पवनें तेज चलेंगी, तेज चलेंगी। अब अगर दूर दूर लाइनें आ रही हैं, जैसे कि मान लिया यहाँ पे 100 प्रेशर है, यहाँ पे आ पाए तब भी 100 है तो नई लाइन खींचने की जरूरत नहीं, और आगे आप गए फिर भी 100 मिल रहा है, फिर भी 100 मिल रहा है, फिर आप काफ़ी आगे पहुँच गए तब आपको 90 मिला प्रेशर, तो आपने नई लाइन वहाँ से बनाई, 90 वाली लाइन। यहाँ सब 100 वाले स्थान है, फिर यहाँ 90 वाले स्थान है, फिर आप काफ़ी आगे गए तब जाके 80 आया। तो ये काफ़ी दूर दूर लाइनें मिल रही हैं। इसका मतलब है कि प्रेशर बहुत धीमे धीमे कम पड़ रहा है, काफ़ी आगे जाने पर अंतर आता है नई लाइन बनाने का। तो इसका मतलब है कि अगर दूर दूर आ रही हैं कंडीशंस, दूर दूर समदाब रेखाएं आ रही हैं, आइसोबार्स, तो इसका मतलब है कि जो ढाल है, जो दाब की ढाल है, जिसको दाब प्रवणता कहते हैं, वो कम है। और इसका मतलब है कि पवनें, जब ढाल ही नहीं है तो पवनें धीमा चलेंगी, धीमा चलेंगी। दाब की ढाल जितनी तेज होगी, प्रेशर की ढाल उतना ज़्यादा पवन स्पीड में चलेगी। तो यहाँ पर पवनें धीमे धीमे चलेंगी, तूफान नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका समदाब रेखाएं। आपने समझ लिया दाब प्रवणता को, और दाब प्रवणता किस प्रकार से पवनों की दिशा और उनकी स्पीड को डिसाइड करती है, इसका भी आपने एग्जाम्पल देख लिया।
अब हम बात करते हैं कि दाब को प्रभावित कौन कौन कारक करते हैं। यानी कि आपको जैसा हमने पहले बताया कि पृथ्वी पर हर एक स्थान पर वायु दाब बराबर होता नहीं है, तो आपको ये क्वेश्चन आपके मन में बन गया होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं प्रेशर सब जगह बराबर है। तो उसमें कई फैक्टर हैं, उनका आपको जानना होगा क्या फ़र्क पड़ता है वायु दाब पे। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वायुमंडलीय दाब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाता है। तो सबसे प्रमुख फैक्टर जो है वो है तापमान। सबसे प्रमुख फैक्टर है तापमान, इसीलिए हमने पहले तापमान को पढ़ा, क्योंकि वायु दाब को तापमान ही डिसाइड करेगा। अब अगर वो सारे चैप्टर्स आपने पढ़े तो आपको पता है कि तापमान कैसे बदलता है पृथ्वी पर। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर आपने देखा था पृथ्वी पर? दिमाग में रखिए सब चीज़ को। तापमान सबसे ज़्यादा आपने 0 डिग्री से लेके और इधर कर्क और मकर के बीच में देखा था। इसका मतलब सर्वाधिक तापमान यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में है, कर्क से लेके मकर के बीच में है। और हमने बताया था जैसे जैसे हम विषुवत ध्रुव की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ, तो तापमान में कमी आती है, धीरे धीरे ताप कम पड़ता जाता है। तो बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे ताप और दाब में संबंध क्या होता है। तो ताप और दाब में, ताप और वायु दाब में उल्टा संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर ताप कम पड़ रहा है तो विषुवत से ध्रुव की जाने पर दाब जो है वो बढ़ेगा। उल्टा है, जस्ट उल्टा होता है। तो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? उच्च ताप, उच्च ताप बराबर निम्न दाब, क्योंकि तापमान, अब तापमान का मतलब है वायुमंडलीय तापमान, और दाब, यहां दाब का मतलब है वायुमंडलीय दाब। तापमान और दाब में कैसा संबंध है? व्युत्क्रम, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। व्युत्क्रम संबंध का मतलब यह है कि अगर ताप बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर दाब बढ़ेगा तो ताप घटेगा। तो इसका मतलब है उच्च ताप तो निम्न दाब होगा, और अगर निम्न ताप है, अगर ताप कम हो गया तो उच्च दाब। अब आप पृथ्वी पर इसको अप्लाई करके देखिए। यहाँ पर विषुवत रेखा पर तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पर वायु दाब ज़्यादा होगा या कम? वायु दाब कम होगा। ध्रुवों पर, ध्रुवों पर तापमान कितना है? तापमान बहुत डाउन है, 0 है, 0 से भी कम है, तो वायु दाब क्या होगा? हाई होगा, क्योंकि ताप कम तो दाब ज़्यादा। इसको बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन ये क्षैतिज रूप से लागू है। अब ये ट्विस्ट आ गया यहाँ पर, यानी ये क्षैतिज रूप से लागू है। ऊंचाई बढ़ने पर यह नियम लागू नहीं होगा। ऊंचाई बढ़ने पर आप ऐसा न सोचिएगा कि ताप कम पड़ेगा तो दाब बढ़ जाएगा। ऊंचाई बढ़ने पर जस्ट विपरीत स्थिति हो जाएगी। जब आप वायुमंडल में ऊंचे बढ़ते हैं तो तापमान पर क्या फर्क पड़ता है? आपको हमने बताया था कि सामान्य ह्रास दर होती है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम पड़ता जाता है प्रति किलोमीटर पे। यानी कहने का मतलब है जब हम समुद्र तल से ऊपर बढ़ते हैं, ऊंचाई पर बढ़ते हैं, तो तापमान में कमी आती है। तो इस नियम के अनुसार तो ताप अगर कम है तो दाब ऊंचा हो जाना चाहिए, यानी हम ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे तो दाब बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऊंचे जाने पर दाब भी कम पड़ता है, क्योंकि उसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो दाब को डिसाइड करते हैं। तो ये तापमान और दाब में व्युत्क्रम संबंध होता है। और यहाँ पर आप लिख लेंगे कि क्षैतिज, क्षैतिज में
ऊंचे में नहीं, ऊर्ध्वाधर में नहीं। दूसरा फैक्टर क्या है? ऊंचाई। ऊंचाई वाला फैक्टर देखिए क्या है, एल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने पर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? जरा इसको एक फिगर से समझें। ये समुद्र तल है और ये यहाँ से आपका शुरू हो गया कोई ऊंचा क्षेत्र इस तरह से। तो अगर ये सी लेवल है, समुद्र तल है, ये समुद्र तल, सी लेवल। समुद्र तली मत लिख दीजिएगा, तली दूसरी चीज होती है। समुद्र तल और तली में देखो, तल शब्द का मतलब ये नहीं है कि आप नीचे धरती में पहुंच जाए। जैसे कि ये समुद्र है, ये पानी भरा हुआ है, तो भूगोल में तल और तली दोनों शब्द आते हैं। तो ये है तली, किसी चीज़ की तली होती ना, बाल्टी में पानी भर दीजिए तो उसकी तली होती है एक नीचे, और ये जो पानी का ऊपर स्तर होता है इसको बोलते हैं तल। तो जब कहीं समुद्र तल की बात की जा रही है, इसका मतलब जहाँ तक पानी भरा हुआ है ऊपर, उस तल की बात की जा रही है। और जब तली की बात की जाएगी तो बॉटम, यानी वो नीचे ज़मीन है जो, वहाँ की बात की जा रही है। तो समुद्र तल पर प्रेशर जो नापा गया, अभी हमने आपको बताया था कि समुद्र तल पे कितना प्रेशर है। समुद्र तल पे 1013.25 मिली बार प्रेशर है, ये नापा गया है सागर तल पे। तो क्या यहाँ पर भी मान लेते हैं कि ये 5 किलोमीटर ऊंचे आ गए, या फिर आप यहाँ आ गए, या फिर और ऊंचे चले गए, तो क्या इन सब जगहों पर 1013.25 मिली बार वायु प्रेशर होगा? नहीं होगा। ऊंचे जाने पर प्रेशर कम पड़ता है। क्यों कम पड़ता है? क्योंकि जब हम वायुमंडलीय दाब की परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि किसी स्थान पर जो वायु स्तंभ होता है वायुमंडल की ऊपरी ऊंचाई तक का, उसका भार ही तो वायुमंडलीय दाब है। तो समुद्र तल पर वायुमंडल स्तंभ की ऊंचाई जो है वो अधिक है। मान लेते हैं कि वायुमंडल यहाँ तक है, चलो ये वायुमंडल मान लेते हैं कि ये इतने ऊंचे तक वायुमंडल है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, इस जगह पर अगर आप निकालोगे समुद्र तल पर, तो इतने ऊंचाई तक वायु है। तो अगर 1 सेंटीमीटर पे निकालोगे तो इतनी हवा का दबाव है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मोटा एक पिलर है हवा का, उसका प्रेशर यहाँ पर इतना है 1013.25 मिली बार। तो क्या इस स्थान पर उतनी ही हवा है? वायुमंडल ऊपर तो एक ही ऊंचाई तक है, तो यहाँ पर वायु स्तंभ कम पड़ गया, और यहाँ पर आप जाएंगे तो वायु स्तंभ और कम पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि जितने ऊंचे स्थान पर आप जाते जाओगे, ऊपर जो वायु का पिलर है वो कम पड़ता जाएगा। 5 किलोमीटर कम पड़ गया, और गए 5 किलोमीटर और कम पड़ गया, तो 5 किलोमीटर की हवा कम पड़ गई, तो उस हवा का वजन भी कम पड़ गया, तो दबाव भी कम पड़ जाएगा। तो एक शर्त यहाँ पर और भी आपको जाननी है कि नीचे की हवा जो होती है वो डेंस ज़्यादा है, उसका घनत्व ज़्यादा है, उसमें भारी गैसें ज़्यादा हैं, उसमें धूल, धुआं इत्यादि के कण भी ज़्यादा होते हैं। तो नीचे वाली हवा वजन भी ज़्यादा होती है, और ऊपर वाली हवा हल्की भी ज़्यादा होती है। और यहाँ वाली नीचे वाली गायब हो गई, ऊपर ऊपर की बची है, यहाँ और ऊपर ऊपर की बची है। तो दोनों फैक्टर काम कर रहे हैं ना, एक तो हवा भी कम पड़ रही है वहाँ ऊंचाई, और नीचे वाली हवा जो कि ज़्यादा भारी है वो वाली भी कम पड़ रही, इसीलिए जो है दाब कम पड़ता जाता है। तो 5 किलोमीटर पे अगर आप जाओगे तो लगभग आधा, एक्चुअल में 6 किलोमीटर पे बिल्कुल आधा हो जाता है। अगर 6 किलोमीटर पे आप पहुंच जाओगे तो 6 किलोमीटर पे हाफ प्रेशर हो जाता है। 5 किलोमीटर पे जो है 540 मिली बार नापा गया लगभग, ये लगभग आधा मान लीजिए, यहाँ 1000 के लगभग है तो वहाँ लगभग आधा हो गया। 6 किलोमीटर पर आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है? अब इसके पीछे कारण देखिए क्या है। कारण, ऊंचे जाने पर
तापमान कम पड़ता है, ऊंचे जाने पर दाब भी कम पड़ता है। देखिए यहाँ पर ऊंचे जाने पर हमने आपको बताया था कि तापमान भी कम पड़ता है। कारण क्या है, ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्यों कम पड़ता है? तो पहले क्या है कि वायु स्तंभ की लंबाई में कमी होती है। देखिए यहाँ ज़्यादा लंबा हुआ स्तंभ था, यहाँ कम हो गया, इस वजह से। दूसरा कारण क्या है, नीचे की वायु 6 किलोमीटर तक में ही वायुमंडल का आधा भार है। वायुमंडल का आधा भार है, यानी कि इस टोटल का जो वजन है वो 6 किलोमीटर तक आधा है, और बाकी 6 किलोमीटर के ऊपर, यानी शुरू के 6 किलोमीटर में ही इसका आधा, और बाकी ऊपर जितना बहुत ऊंचाई तक है उसमें टोटल आधा। तो नीचे की वायु भारी ज़्यादा है, 6 किलोमीटर तक की वायु ही सबसे ज़्यादा वजन है, समझिए आधा भार तो उसी का है, और बाकी आधे में टोटल ऊंचाई है। तो इसमें आधा भार है, इसलिए जो है सी लेवल से 6 किमी जाने पर, 6 किमी ऊपर जाने पर दाब आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। अच्छा, अगर एवरेज में निकाला जाए कि ऊंचाई बढ़ने पर दाब कम पड़ता है, तो ये 300 मीटर ऊंचे अगर जाओगे आप, 300 मीटर ऊपर जाने पर 34 मिलीबार, 34 MB कम पड़ता है। ये मापा गया है कि इतना फर्क आता है एवरेज में, 34 MB कम होता जाता है प्रति 300 मीटर। 300 मीटर ऊपर आओगे 34 करके इस तरह से कम होता जाएगा, और बाद में फिर कम होने की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ऊपर हवा ही कम है, बहुत कम है हवा। तो एक ये फैक्टर हो गया। एक फैक्टर ये होता है कि शुरुआत की हवा में, यानी जो धरातल के निकट हवा होती है वहाँ पर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और ऊपर की हवा में डेंसिटी कम है। जब यहाँ पर्वत पे आप पहुँच जाओगे तो ये हवा डेंस ही कम है, यहाँ बहुत ज़्यादा सघन हवा है। तो ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊपर जाने पर हवा विरल है, दूर दूर कण है, अतः हल्की है। जब हल्की है तो उसका दाब भी कम होगा, एक फैक्टर ये भी हो गया। और एक फैक्टर क्या है कि नीचे की वायु में भारी गैसें तथा जलवाष्प, धूल, धुआं आदि है, और जितना मटेरियल उतना ज़्यादा वजन। जब उसमें धुआं है, धूल है, जल का वाष्प है, तो ये सारी चीज़ें मिलके उसका वजन बढ़ा देती हैं। और वहाँ पहाड़ों पे ऊंचे जाओगे तो वहाँ धुआं, धूल और जलवाष्प और ये सब कम होगा, और वहाँ जो गैसें हैं वो हल्की गैसें हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से एक फैक्टर और है, वो बहुत कम है, कि गुरुत्वाकर्षण भी जब ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण भी कम पड़ता जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती जाती है। जैसे कि अगर पृथ्वी के केंद्र से जितना दूर जाओगे, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे कोई यहाँ बैठा हो, कोई एक पर्वत के ऊपर बैठा हो आदमी, तो केंद्र से यहाँ की दूरी, केंद्र से पर्वत की दूरी, चोटी की, तो दूर हो गया ना वो केंद्र से, और गुरुत्वाकर्षण का स्रोत तो केंद्र में ही है। तो ऊंचाई पर बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण भी कम पड़ जाता है, इस वजह से भी भार कम बनता है। तो ये सब फैक्टर्स हैं ऊंचाई। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं वायुदाब पे, उनको आपको हम एक दो पॉइंट में बता दें और समझा दें। ऊंचाई और तापमान आपने देखा। पवन, देखो हवाएं जो चलती हैं, किसी स्थान से बहुत तेज़ी से अगर हवाएं चल रही हैं तो वहाँ से हवा विरल हो जाएगी, तो वहाँ पर एयर प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो एक फैक्टर पवन होता है। वायु का संघटन, यानी कि उस वायु में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे अभी हमने पहले भी बताया कि उस वायु में अगर भारी गैसें ज़्यादा हैं, जलवाष्प है, धूल है, धुआं है, ये सारी चीज़ें हैं,
तो उससे प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इन चीज़ों की मात्रा कम होगी यानी जलवाष्प जहाँ पर कम होगी वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो आप हमें बताएं कि जलवाष्प कहाँ पर ज़्यादा होगी? समुद्र के ऊपर जो हवा होती है उसमें जलवाष्प ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब दिन में सूर्य की किरणें समुद्र पे पड़ती हैं तो समुद्र का पानी भाप बनकर के हवा में मिलता है। तो जो समुद्र के ऊपर हवा होती है उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए समुद्र तल पर वायु का प्रेशर भी ज़्यादा होता है। और इसीलिए जब समुद्र की तरफ से धरातल पे हवाएं आती हैं तो वो वर्षा करती हैं, क्योंकि वो खूब सारा पानी लेके आती हैं अपने साथ, जैसे कि भारत के मानसून में पढ़ोगे। और जब धरातल से समुद्र की तरफ हवाएं जाती हैं तो उनके पास कुछ होता ही नहीं है, मिट्टी होती है उनके पास, तो मिट्टी की वर्षा करेंगी। तो वायु का संगठन भी, अब कुछ जो पृथ्वी का घूर्णन है इसका भी फर्क पड़ता है, यानी कि पृथ्वी का घूर्णन, या आप इसको अपकेंद्र बल भी कह सकते हो। अपकेंद्र बल, पृथ्वी अपने स्थान पे चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने की वजह से जो है वो बाहर की तरफ एक बल लगाती है जिसको अपकेंद्र बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो विषुवत रेखा होती है और जो अन्य यहाँ पर हैं, तो हर एक स्थान पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल है वो कम ज़्यादा होता है, यानी हर स्थान पे बराबर नहीं होता है। तो जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर फेंकने की ताकत ज़्यादा होगी वहाँ पर हवाएं बाहर की तरफ फेंक दी जाएंगी, तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी जो है डिसाइड करता है कि कहाँ पर कितना प्रेशर होगा। कुछ मानव जनित कारण भी हैं, वो भी अगर आपसे पूछे जाए कि मनुष्य किस प्रकार से वायुदाब में परिवर्तन ला रहा है अपने क्रियाकलापों से, तो मनुष्य के प्रदूषण इत्यादि कर्मों से बांध बनाता है, धूल उड़ाता है, रॉकेट लॉन्च करता है, तो इन सब से वायु के घनत्व में परिवर्तन आता है। जैसे कि आपने एक रॉकेट लॉन्च किया तो बहुत सारी धूल, धुआं इत्यादि आपने वायुमंडल में मिला दिया, तो वायुमंडल का घनत्व बढ़ गया, और जब घनत्व बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है उस स्थान पे। आप ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक भारी गैस है जो वायुमंडल के निकट ही रहती है। तो भारी गैस जब आप शहरों में 4 लेन्स 6 लेन्स रोडें होती हैं जिनके आसपास बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपने वायु में जो है भारी गैसें छोड़ी हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग, इसका भी फर्क पड़ता है। तो इन सब मानव के क्रियाकलापों से भी जो है वायुदाब में फर्क पड़ता है। अब इन सब का रिजल्टेंट कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि अब किस प्रकार से वायुदाब की पेटियां बनेंगी नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे कि वायुदाब घटने और बढ़ने का फर्क मानव जीवन में क्या पड़ता है, तो उसको भी देखें। जैसे कि अगर आप ऊंचे जाओगे तो वायुदाब कम पड़ेगा, तो क्या आएगा? आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी कि श्वसन समस्याएं। वायुदाब का प्रभाव अगर कम पड़े, कम वायुदाब, तो कम वायुदाब अगर होता है तो क्या फर्क पड़ता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर आप पर्वत पे जा रहे हैं तो वायुदाब कम पड़ जाएगा और आपको श्वास लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि अंदर जो आप हवा खींचते हो डिसाइड होता है कि आप अंदर शरीर के जो ब्लड वगैरह है, जो आपके शरीर के अंदर के जो लिक्विड हैं वो भी प्रेशर लगाते हैं, तभी बाहर का और अंदर का जो प्रेशर होता है वो नियंत्रित रहता है, तभी व्यक्ति सर्वाइव करता है। अगर बाहर का वायुमंडलीय दाब जहाँ के लिए आप कस्टमाइज्ड हैं, जहाँ के लिए आप अनुकूलित हैं, वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन आप धरातल पे रहते हैं समुद्र के किनारे और आप पर्वत पे चढ़ गए एवरेस्ट पे, तो आपकी सांस फूलने लगेगी, आप वहाँ पे अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपके शरीर का अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर हवा का प्रेशर कम हो जाएगा और आपको सांस अंदर खींचने में दिक्कत होगी। आपको ब्लीडिंग हो सकती है। देखो, श्वसन की एक समस्या है, श्वसन पे फर्क आएगा। आपको रक्तस्राव हो सकता है, रक्तस्राव, ब्लीडिंग, नाक से खून आने लगेगा। क्यों?
क्योंकि हमारे जो रक्त वाहिकाएँ हैं, जो धमनियाँ हैं, शिराएँ हैं, उनमें ब्लड का एक प्रेशर है, रक्तचाप बोलते हैं उसको, ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर बाहर के जो वायुमंडल का प्रेशर है उसको नियंत्रित करता है, यानी बाहर से जितना प्रेशर है अंदर से ब्लड का भी उतना प्रेशर है, तभी वो जो है नियंत्रित रहता है। अगर बाहर का प्रेशर कम कर दिया जाएगा तो अंदर का प्रेशर इतनी जल्दी कम तो हो नहीं जाएगा, वो प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी आपके रक्तचाप बढ़ जाएगा और ब्लड जो है जहाँ कमज़ोर पार्ट्स हैं नाक के अंदर जो है वो फट जाएंगी, जो है ब्लड की वेंस, और ब्लड बाहर निकलने लगेगा। अगर प्रेशर बहुत कम कर दिया जाए तो पूरा शरीर फट जाएगा। तो इस तरह से रक्तस्राव हो सकता है। ये शरीर पे फर्क पड़ते हैं वायु दाब के कम करने से। और कुछ टेक्निकल चीज़ें पूछ ली जाती हैं, जैसे फाउंटेन पेन लीक हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है बाहर का प्रेशर कम कर दिया, अंदर का प्रेशर ज़्यादा था। पहले जब यहाँ हाई प्रेशर में भरा गया तो दोनों तरफ से बराबर संतुलित था। अगर उसको लेके आप पर्वत पे गए तो अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर प्रेशर कम हो गया, वो बाहर आ जाएगी, इनको उसकी लीक हो जाएगी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कि पहाड़ों के ऊपर खाना देर से क्यों पकता है, तो वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम है। अब वायुमंडलीय दाब और बॉइलिंग पॉइंट में एक संबंध होता है। बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी उबलने का ताप, क्वथनांक बोलते हैं उसको। जैसे तो जब पानी को गर्म किया जाता है तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाता है तो वो उबलने लगता है, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब नॉर्मल दाब पे कर रहे हैं आप हैं, अगर वायुमंडलीय दाब को कम कर दें, कम करने का मतलब जैसे आप पर्वत पे पहुंच जाएं, तो पर्वत पे आपने बताया कि 5 किलोमीटर पे आधा हो जाएगा, और ऊंचे जाओगे तो और कम हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। तो जब वायुमंडलीय दाब कम पड़ जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, यानी कि अगर दाब कम पड़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम पड़ जाएगा। दाब कम तो ये भी डाउन होके 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, कुछ भी आ गया। जितना वायुमंडलीय दाब कम कर दिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो मान लिया यहाँ पर आप दाल पका रहे थे, यहाँ पे पका रहे थे, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दाल उबल रही थी आपकी, तो यहाँ पे जब आप पकाओगे जाके तो वो 40 या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मान लिया उबलने लगा पानी, तो फिर दाल पकेगी नहीं जल्दी। अभी यहाँ खुले बर्तन की बात हो रही है। अगर आप कृत्रिम रूप से प्रेशर बना दोगे, यानी प्रेशर कुकर ले लोगे, प्रेशर कुकर में क्या होता है, ज़बरदस्ती प्रेशर को बढ़ा देते हो ना, तो यहाँ भी प्रेशर बढ़ा दोगे, दाल और जल्दी पक जाएगी, क्योंकि सीधा हमने बताया दाब कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम, अगर दाब ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब और जल्दी पका लोगे आप। तो अगर वहाँ दाब कम पड़ गया है तो जल्दी उबलने लगेगा, तो जल्दी उबलने से क्या होगा, उसका ताप पानी का बढ़ नहीं पाएगा। 60 पे ही पानी भाप बन करके उड़ने लगेगा, जितना गर्म करोगे भाप बन के उड़ता जाएगा। और दाल को कितना टेम्परेचर मिलेगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और दाल कहती है कि मुझे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए गलने के लिए, पकने के लिए, और मुझे 100 तक टेम्परेचर मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पानी 60 पे ही उबलता है, 60 के ऊपर टेम्परेचर जा ही नहीं पा रहा उसका। जब पानी उबलने लगता है तो फिर जितना ताप बढ़ेगा वो ले करके अणु जो हैं उसके पानी के उड़ने लगेंगे ऊपर, हवा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उड़ जाएंगे ऊपर, भाप बन जाएगा वो, और पानी का ताप बढ़ेगा नहीं। जब बढ़ेगा नहीं उससे ज़्यादा तो फिर दाल पकेगी नहीं। अब वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी दाब बढ़ाने की, तो दाब बढ़ाने के लिए फिर आप बर्तन पे ढक्कन लगा दीजिए, यानी उसको कुकर बना दीजिए। अब क्या होगा, अब उसके अंदर जो स्टीम बनेगी, स्टीम बाहर नहीं जाएगी, और फिर वो जितनी ज़्यादा डेंसिटी स्टीम बनती जाएगी उतना उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएगा, यानी पानी का ताप बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से खाना देर में पकता है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं टेक्निकल रूप से आपसे, वायुमंडलीय दबाव का जो है कम और ज़्यादा होने का क्या फ़र्क पड़ता है दैनिक जीवन में। तो यहाँ पर कंसाइज करते हैं चैप्टर को। यहाँ पर हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, और वायुमंडलीय दाब जो है समुद्र तल पर सर्वाधिक है। उसके बाद जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ जाते हैं विषुवत रेखा से, तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, और ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। तो इस तरह से हमने वायुमंडलीय दाब को समझ लिया है। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि
दाब पेटियां क्या हैं, यानी कि अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर दाब भिन्न होने की वजह से कुछ बेल्ट बनाई गई हैं, उन बेल्ट्स के विषय में बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।